हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बायोवॉफिन। और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है डीएनए रेप्लिकेशन के PYQs। क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में कुछ चीज़ें जो थी वो डिस्कस कर ली थी, तो इस वीडियो में हम सिर्फ उनसे जुड़े हुए PYQs को डिस्कस करेंगे। अभी तक अगर आपने डीएनए रेप्लिकेशन वाली जो वीडियो है उसको अगर आपने नहीं देखा है तो मेरी राय तो यही रहेगी कि पहले आप उस वीडियो को गो थ्रू करें, उसके बाद जो PYQs है उनको सॉल्व करें। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। और हाँ, एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन जो आप सभी के लिए है, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि एक नोटिस जो है वो CSIR के थ्रू लॉन्च किया गया है। नोटिस ये कहता है कि जो CSIR और DBT का मतलब एग्ज़ाम है उसको मर्ज कर दिया जाए, है ना। तो एक बार नोटिस के ऊपर नज़र डाल लेते हैं। क्या बोल रहा है कि कंसल्टेशन फ्रॉम स्टेक होल्डर्स ऑन दी proposed revised syllabus for combined discipline of life sciences and biotechnology in the joint CSIR NET exam, है ना। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो सिलेबस है वो भी आपका रिवाइज करके इस तरह से 14 लगभग यूनिट्स जो हैं वो आपकी अब हो जाएंगी। ठीक है, ये आपकी 8th, 9th, 10th यूनिट, 11th, 12th, 13 एंड टोटल 14। ठीक है, अभी तो देखो सिर्फ राय मांगी है, जैसे जैसे लोगों की फीडबैक जाएगी उसके अकॉर्डिंग फिर ये जो है वो किया जाएगा। क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि द CSIR UGC NET JRF एग्ज़ाम विच इज़ बीइंग कंडक्टेड इन 5 डिसिप्लिन्स, है ना। जैसे कि आपको पता ही है, केमिकल साइंसेज में है, अर्थ साइंसेज में, लाइफ साइंसेज में, मैथमेटिकल साइंसेज में एंड फिजिकल साइंसेज में। तो ये 1983 से चलता आ रहा है। ये एक नेशनली रिकॉग्नाइज्ड एग्ज़ाम है साइंस में, और ये हाईएस्ट बेंचमार्क है ना कंट्री का। कहने का मतलब ये है कि जैसे PhD के लिए देखो सबसे हाईएस्ट एग्ज़ाम तो यही कंडक्ट किया जाता है ना, रिसर्च के लिए और लेक्चरशिप के लिए। अब ये बोल रहा है द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR और डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी DBT अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी आर पार्टनरिंग टूवर्ड्स कंडक्टिंग अ कंबाइंड सिंगल नेशनल एग्जाम फॉर JRF NET फॉर लाइफ साइंसेस एंड बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, विच आर बीइंग कंडक्टेड सेपरेटली बाय CSIR और DBT जो है वो अलग अलग इनको कंडक्ट करता था। इट वॉज प्रपोज दैट इन द कंबाइंड एग्ज़ाम, है ना। अब ये बोला गया है कि जो कंबाइंड एग्ज़ाम होगा उसका जो सिलेबस है लाइफ साइंस और बायोटेक्नोलॉजी का, सब्जेक्ट्स में बी मर्ज्ड बाय अवॉइडिंग रिडंडेंसीज एंड केटरिंग टू द स्टूडेंट्स ऑफ बोथ द डिसिप्लिन्स एंड अलाइनिंग द कंटेम्प्रेरी साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स एंड नॉलेज, है ना। तो मर्ज करके क्या किया गया है, एक आपका रिवाइज सिलेबस दे दिया गया है। अब लगभग 14 यूनिट्स जो है उसमें हो जाएंगी, है ना। बोले तो 21st सेंचुरी इज बीइंग ड्रिवन बाय S&T एंड इंडिया इज इमर्जिंग एज अ मेजर ग्लोबल बायोटेक्नोलॉजी लीडर। इट इज़ क्रिटिकल टू prepare the scientific human resource proficient in the latest advances in science and technology while having strong fundamental in the basic concept, and merging the life science and biotechnology syllabus in is a ट्रांसफॉर्मेटिव डेवलपमेंट इन दिस डायरेक्शन, है ना। तो ये थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन जो है इंडिया वो खुद को कर रहा है, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी जो है वो एक ऐसा सब्जेक्ट बन गया है ना साइंसेस का, जो कि इस वक्त पे मतलब काफ़ी बूम पे चल रहा है। अब ये बोल रहा है दिस इनिशिएटिव टेकन बाय CSIR DBT इज टूवर्ड्स सिनर्जिंग देयर एफर्ट्स एंड अराइविंग एट द न्यूली कंबाइंड डिसिप्लिन विद विच विल बी नोन एज लाइफ साइंसेज एंड बायोटेक्नोलॉजी, है ना। तो पहले क्या था, लाइफ साइंसेज से जाना जाता था, अब लाइफ साइंसेज एंड बायोटेक्नोलॉजी से ही जाना जाएगा। रिप्लेसिंग द इंडिपेंडेंट एग्जाम्स, है ना। अब कोई भी इंडिपेंडेंट एग्जाम जो है ना, कि लाइफ साइंसेज का अलग और DBT के लिए बायोटेक्नोलॉजी का वो अलग से नहीं होगा, ये कंबाइन कर दिया गया है। मेकिंग एन इम्पॉर्टेंट स्टेप इन अनफाइंग the examination process for these critical research areas, है ना। अब स्टेक होल्डर्स के लिए क्या किया गया है, 8 मई से इनकी जो वेबसाइट है वहाँ पे जो लिंक है वो जो है वो लाइव कर दिया गया है। तो 7 जून तक ये लाइव रहेगा। उसके बाद जितनी भी फीडबैक्स जो हैं वो पर्सन्स के द्वारा दी जाएंगी, उसके अकॉर्डिंगली जो है वो नोटिस रिलीज़ किया जाएगा कि ये एग्ज़ाम जो है वो मर्ज होगा या नहीं होगा, है ना। या अकॉर्डिंगली जो भी बीच का रास्ता निकलेगा उसको ये आपको बताएंगे।
तो मेरी राय तो यही है कि फीडबैक अपनी ज़रूर दें। अगर जो लिंक है वो आपको नहीं मिल रहा है तो नीचे हम कमेंट बॉक्स में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को पिन कर देंगे, आप वहाँ से उसको एक्सेस कर पाओगे, राइट। तो देख लेते हैं क्या क्या है। देखो ऑलमोस्ट जो आपका सिलेबस है ना वो सारा CSIR जैसा ही है ना, कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स आपकी पहली यूनिट है ना, दूसरी सेल ऑर्गेनाइजेशन एंड माइक्रोबियल फिजियोलॉजी है ना, थोड़ा सा देखो यहाँ पे माइक्रोबायोलॉजी वाला थोड़ा पार्ट ऐड कर दिया है। फंडामेंटल प्रोसेसेस है ना, सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, सिस्टम फिजियोलॉजी है ना, प्लांट वाली और एनिमल वाली। उसके बाद इनहेरिटेंस बायोलॉजी जैसे कि जेनेटिक्स है ना, और एवोल्यूशन एंड डाइवर्सिटी इन लाइफ फॉर्म्स, इकोलॉजी, बिहेवियरल बायोलॉजी, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग है ना, इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी। तो ये थोड़ा सा कुछ पार्ट जो है वो नया इन्होंने ऐड किया है। बायोकेमिकल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी, एडवांसेस इन बायोटेक्नोलॉजी, और लास्ट यूनिट है आपकी मेथड्स इन बायोलॉजी। तो अब ये जो है इसके अकॉर्डिंग सिलेबस हो जाएगा, राइट। चलो ये इन्फॉर्मेशन तो आपके लिए हो गई है ना, लिंक पे ज़रूर जा कर के अपनी फीडबैक दें। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रखा है, बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मेड अबाउट द बैक्टीरियल रेप्लिसोम इज़ इनकरेक्ट। ठीक है, बैक्टीरियल रेप्लिसोम के बारे में कौन सी स्टेटमेंट इनमें से है जो है वो इनकरेक्ट है, आपको वो बताना है। तो पहला ऑप्शन आपको दे दिया गया है, लिखा है द रेट ऑफ फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ DNA B हेलिकेज अलोंग द टेम्पलेट DNA इंक्रीज 10-fold व्हेन DNA A pole 3 interact, thus ensuring that the helicase does not move ahead rapidly without the polymerase। दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या दिया हुआ है, बोल रहा द ट्रांजिएंट इंटरेक्शन ऑफ द प्राइमेज विद द हेलिकेज allows activation of primase activity by 1000-fold promoting RNA primer synthesis। उसके बाद क्या है, द लेंथ ऑफ ओकाजाकी फ्रेगमेंट इज टिपिकली रिस्ट्रिक्टेड टू 10,000 to 2000 न्यूक्लियोटाइड है ना। और लास्ट में आपको क्या दिया है, द इकोलाई और IC है ना, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कैरीज रिपीट्स ऑफ 2 सीक्वेंस मोटिव्स, रिपीट्स ऑफ 9mer दैट इनकरेक्टली फॉर्म द साइट एट विच द ओरिजिन फर्स्ट बिकम सिंगल स्ट्रैंडेड, एंड रिपीट्स ऑफ 13mer टू विच द DNA A इनिशिएटर प्रोटीन बाइंड्स। ठीक है, आपके पास आराम से 5 से 10 सेकेंड है, आप अपना आंसर सोचो, मार्क कर लो, और उसके बाद अगर आपका राइट आंसर होता है तो +3 आपको मिलेंगे, अगर गलत होता है तो -1 आपको मिलेगा। ठीक है, तो एक तरह से एनालिसिस भी हो जाएगा आपका। चलिए, देखो अभी तक हमने रेप्लिसोम है ना, ये वाला जो पार्ट है वैसे हमने अभी तक कवर अप नहीं किया है, लेकिन रेप्लिकेशन के ऑप्शंस आपके पास हैं तो यहाँ से आप एक्सक्लूड ज़रूर कर पाओगे। ठीक है, अगर आपने अपना ऑप्शन मार्क कर लिया है अच्छी बात है, नहीं किया है तो समझते हैं। देखो ये बोल रहा है द रेट ऑफ फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ DNA B हेलिकेज, ठीक है, अलॉन्ग विद द टेम्पलेट DNA। ये बोल रहा है कि DNA B हेलिकेज की जो एक्टिविटी है ना आगे बढ़ने की, हमने क्या बोला था कि हेलिकेज क्या करवाता है, अनवाइंडिंग करवाता है ना। अब ये बोल रहे हैं ये एक्टिविटी उसकी 10-fold से बढ़ जाती है जब DNA पोल 3 उसके साथ इंटरेक्ट करता है। तो बिल्कुल सही बात है, ये हमने वहाँ पे डिस्कस भी किया था कि आगे आगे जो है वो हेलिकेज अनवाइंडिंग करता जाता है, DNA पॉलीमरेज पीछे उसके जो है वो पॉलीमराइजेशन करता जाता है। अब ये बोल रहे हैं दस एंश्योरिंग दैट द हेलिकेज डज नॉट मूव अहेड रैपिडली, है ना। तो इससे होता क्या है, ये इंश्योर करता है कि पॉलीमरेज की जो स्पीड है और हेलिकेज की जो स्पीड है ना, उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस ना आ जाए कि हेलिकेज जो है वो बहुत आगे चला जाए और पॉलीमरेज जो पीछे रह जाए, है ना। तो यानी कि ये ऑप्शन तो सही है, हमें इनकरेक्ट ढूंढना है, राइट। उसके बाद बोल रहा है द ट्रांजिएंट इंटरेक्शन ऑफ प्राइमेज विद द हेलिकेज अलाउज एक्टिवेशन ऑफ प्राइमेज एक्टिविटी। अब हमने वहाँ पे बोला था कि जब हेलिकेज जो है वो अनबाइंडिंग कर देता है, अब अगर एक सिंगल स्ट्रैंडेड वहाँ पे सिंगल स्ट्रैंड बन चुका है, अब क्या था, प्राइमेज आता था वो प्राइमर बनाता था, है ना। यानी कि ये कह रहा है कि अगर प्राइमेज और हेलिकेज आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो प्राइमेज को पता चल जाएगा ना कि हेलिकेज ने अपना काम कर दिया है, मुझे करना है। यानी कि इसकी जो एक्टिविटी है प्राइमेज की वो भी 1000-fold से बढ़ जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से वहाँ पे RNA जो प्राइमर बनता है उसकी सिंथेसिस होना चालू हो जाती है। यानी कि ऑप्शन बी भी सही है। उसके बाद ये क्या बोला, द लेंथ ऑफ ओकाजाकी फ्रेगमेंट इज टिपिकली रिस्ट्रिक्टेड टू
1000 to 2000 न्यूक्लियोटाइड, बिल्कुल सही बात है। ये बिल्कुल ऐसी ही स्टेटमेंट है ना, बिल्कुल सेम स्टेटमेंट हमने डिस्कस की हुई है। अगर आपने अभी तक डीएनए रेप्लिकेशन वाली जो वीडियो है उसको गो थ्रू नहीं किया है तो मेरी हिदायत यही है कि पहले आप उसको पढ़ें, उसको सुने जा करके, उसके बाद PYQs करें, ठीक है। तो एक तो आपको डीएनए रेप्लिकेशन की वीडियो हमारे चैनल, इस चैनल पे मिल जाएगी, है ना, और एक आपको डीएनए रेप्लिकेशन की वीडियो बायोकेशन एकेडमी चैनल पे भी मिल जाएगी। उसका भी लिंक जो है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से उसको एक्सेस कर पाओगे। तो दोनों वीडियोज़ को आप देखो, क्योंकि डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन में जब तक आप चीज़ों को नहीं समझोगे आप क्वेश्चंस को टारगेट भी नहीं कर पाओगे, राइट। तो तीनों ऑप्शन ये सही हो जाते हैं। बचा कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, जो कि गलत है, ठीक है। अब देखो, जब हम ट्रांसक्रिप्शन वाला पार्ट करेंगे ना, ट्रांसक्रिप्शन वाले पार्ट में वहाँ पे आएगा कि 9 मर रिपीट्स होते हैं, है ना, 13 मर रिपीट्स होते हैं। वहाँ पे हम देखेंगे कि डीएनए जो है ना, वहाँ पे कैसे मेल्टिंग होती है, कैसे जो है वो सारी की सारी ट्रांसक्रिप्शन होती है, वहाँ का ये पार्ट है, ठीक है। तो इसको हम छोड़ते हैं वहाँ के लिए। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो गया होगा। तो जिन्होंने सही आंसर दिए हैं उनको मिल जाते +3, जिनका जो है वो गलत हो गया है उनको -1, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रखा है, बोल रहे विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट डीएनए रेप्लिकेशन इज इनकरेक्ट, ठीक है। दोबारा से आपसे पूछा है कि डीएनए रेप्लिकेशन की कुछ स्टेटमेंट्स दी हैं, आपको इनकरेक्ट ढूंढनी है, राइट। पहला ऑप्शन देखो क्या बोला है, वंस डीएनए रेप्लिकेशन कमेंसेस इट ऑलवेज कंटिन्यूज अनइंटरप्टेड until the entire process is completed, right। दूसरा आपके पास क्या दिया है, यूकैरियोटिक जीनोम्स रेप्लिकेट फ्रॉम मल्टीपल ओरिजिन्स ऑफ रेप्लिकेशन। उसके बाद सी ऑप्शन दिया है, अ कंसेंसस सीक्वेंस फॉर द ओरिजिन्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन हैज़ बीन आइडेंटिफाइड इन सैक्रोमाइसिस सर्वेसी, है ना। क्या होता है सैक्रोमाइसिस सर्वेसी? यीस्ट की बात कर रहा है। चलो उसके बाद डी जो है वो क्या बोल रहा है, बोथ फुली मिथाइलेटेड एज वेल एज non-methylated ORIC can initiate DNA replication while hemi-methylated ORIC does not, ठीक है। आपको जो है वो कौन सा ऑप्शन बताना है, इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है, राइट। चलो 5 से 10 सेकंड ले लो, आराम से अपना जो है वो ऑप्शन सिलेक्ट करो, है ना, ध्यान से ऑप्शंस को पढ़ करके सिलेक्ट करो। सो आई होप आप लोगों ने अपना जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर लिया होगा, ठीक है। देखो पहली स्टेटमेंट में क्या बोल रखा है उन्होंने, बोल रहे वंस डीएनए रेप्लिकेशन कमेंसेस, कि एक बार डीएनए रेप्लिकेशन शुरू हो गई। अब बोल रहे इट ऑलवेज कंटिन्यूज अनइंटरप्टेड अंटिल द प्रोसेस इज कंप्लीटेड। तो देखो ऐसा तो नहीं है ना, क्योंकि एक चीज़ देखो, एक चीज़ ध्यान रख लो, डीएनए रेप्लिकेशन है ना, इसके बाद हम डीएनए डैमेज भी पढ़ने वाले हैं। अगर कहीं पर भी डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान या किसी भी वजह से डीएनए जो है वो डैमेज हो जाता है ना, जैसे मान लो कि डीएनए जो है वो अपने रेप्लिकेशन फेज में है, ठीक है, आपने सेल साइकिल के बारे में पढ़ा है। अब क्या होता है, जब भी रेप्लिकेशन कर रहा होता है एस फेज में, यानी कि अपना जो डीएनए कंटेंट है वो डबल कर रहा होता है, उस दौरान मान लो कि कोई डीएनए डैमेज हो जाता है या डीएनए डैमेज मिल जाता है, उस केस में ये क्या करता है, सेल साइकिल अरेस्ट हो जाती है, यानी कि जिस फेज़ में सेल है उसी फेज़ में सेल जो है वो अरेस्ट हो जाता है, और उसी टाइम पे सेल जो है वो कमांड कर देता है कि डीएनए यहाँ से ऐसे डैमेज हो चुका है और इसको रिपेयर किया जाए, ठीक है। तो बहुत सारे डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म्स होते हैं जिसके थ्रू सेल अपना डीएनए रिपेयर करता है, राइट। तो ऐसा नहीं है कि एक बार डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो शुरू हो गई तो वो अनइंटरप्टेडली जो है वो कंटिन्यू करती रहेगी जब तक ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता, है ना। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है ये हो जाती है गलत, और यही हमारा राइट आंसर भी हो जाती है, क्योंकि हमें इनकरेक्ट पूछा था। उसके बाद बाकी स्टेटमेंट्स भी देख लेते हैं। बोले यूकैरियोटिक जीनोम्स रेप्लिकेट फ्रॉम मल्टीपल ओरिजिन रेप्लिकेशन। बिल्कुल सही बात है कि यूकैरियोटिक जीनोम्स इतने बड़े हैं तो हर ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना कि एक ओरिजिन से है तो सालों लग जाएंगे एक ही बार डीएनए को रेप्लिकेट करने में, है ना। तो इसीलिए मल्टीपल ओरिजिन रेप्लिकेशन साइट्स जो हैं वो देखी जाती हैं यूकैरियोटिक जीनोम में। उसके बाद सी जो है ऑप्शन क्या बोल रहा है, अ कंसेंसस सीक्वेंस ऑफ द ओरिजिन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन हैज़ बीन आइडेंटिफाइड इन। बिल्कुल सही बात है। देखो कंसेंसस सीक्वेंसेस तो होते हैं ना, तभी तो पता चलता है हमारे
पॉलीमरेजेस को, है ना, हमारे राइबोसोम्स को, कि कहाँ पे जाकर के अटैच होना है ना, कहाँ पे जाकर के अटैच होकर के जो है वो रेप्लिकेशन शुरू करनी है, ट्रांसलेशन शुरू करनी है। तो ये कंसेंसस सीक्वेंसेस ही तो हेल्प करते हैं। तो यानी कि ये वाली ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। उसके बाद डी क्या बोल रखा है, बोल रहा है बोथ फुली मिथाइलेटेड एज वेल एज नॉन मिथाइलेटेड और आईसी कैन इनिशिएट डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, तो ये देखो एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म भी है कि फुली मिथाइलेटेड डीएनए या फिर नॉन मिथाइलेटेड डीएनए जो है वो ही खुद को रेप्लिकेट कर सकता है। हेमी मिथाइलेटेड डीएनए जो है ना, वो खुद को रेप्लिकेट नहीं कर सकता, राइट। तो ये वाला जो ऑप्शन है वो भी सही हो जाता है। अब देखो मिथाइलेशन, हेमी मिथाइलेशन, ये सारी चीज़ें अभी तक पढ़नी बाकी हैं, ठीक है। लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस आपको ये वाला ऑप्शन देख कर के समझ आ जाता, पहला ऑप्शन देख करके ही समझ आ जाता कि ये चीज़ जो है ये तो गलत लिखी है, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। जिन्होंने सही दिया है उनको मिल जाते हैं +3, जिनका गलत हो गया है -1, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, बोल रहे सम ऑफ दी स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ यूकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन मेंशन बिलो रिक्वायर हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी, कि आपको ना यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन के कुछ स्टेप्स मेंशन कर दिए हैं, आपको बताना है कौन सा स्टेप होने के लिए एटीपी की हाइड्रोलिसिस, एटीपी का टूटना ज़रूरी है। पहला आपको दे रखा है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन, दूसरा आपको दे रखा है डीएनए स्ट्रैंड सेपरेशन बाय हेलिकेज, तीसरा आपको दे रखा है क्लैंप लोडर एसोसिएशन विद क्लैंप एंड डीएनए, एंड डी आपको दे रखा है ज्वाइनिंग ऑफ ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। तो आपको जो है वो राइट कॉम्बिनेशन चूज़ करना है, ठीक है। तो 5 से 10 सेकेंड्स आप ले लीजिए और आराम से अपना जो है ऑप्शन चूज़ करिए। चलिए, आई होप आपने अपना आंसर जो है वो चूज़ कर लिया है। अब देखो क्या कह रहा है, पहला ही ऑप्शन आपको दिया है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन। अब देखो जितने भी हमारे डीएनटीपीज होते हैं ना, कौन कौन से होते हैं, डीएटीपी होता है, ठीक है, और डीटीटीपी होता है, डीजीटीपी होता है और डीसीटीपी होता है ना। अब इनमें सब में देखो ट्राइफॉस्फेट 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 लगा हुआ है, ठीक है, यानी कि 3 फॉस्फेट तो प्रेजेंट होंगे वहाँ पे, है ना। जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनना है उसमें यहाँ पे देखो अल्फ़ा, बीटा और गामा, 3 फॉस्फेट होते हैं ना, ट्राइफॉस्फेट तभी बन रहा है। अब ये जो अल्फ़ा वाला होता है ये हमने बताया था कि ये इनकॉर्पोरेट हो जाता है ना, यही डीएनए की जो फॉस्फेट बैकबोन है वो बनाता है। तो जितनी भी डीएनए की फॉस्फेट बैकबोन होती है उसमें कौन सा वाला फॉस्फेट प्रेजेंट होता है, अल्फ़ा फॉस्फेट। ये भी याद रखो, इस पर भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। अब क्या होता है फिर, ये वाला जो पायरोफॉस्फेट है ना, ये दोनों फॉस्फेट पायरोफॉस्फेट की फॉर्म में निकल जाते हैं, ठीक है। वहाँ पे भी डिस्कस किया था डीएनए रेप्लिकेशन वाली वीडियो में कि ये वाला जो पायरोफॉस्फेट अब निकला, अब ये भी तो फॉर्म ऑफ एनर्जी ही है ना, इसकी आगे हाइड्रोलिसिस से जो एनर्जी निकलती है उसको कौन, हेलिकेज यूज़ कर लेता है ना। डीएनए स्ट्रैंड की जो अनवाइंडिंग कर रहा होता है उसके लिए जो एनर्जी है वो कहाँ से आती है, ये जो डीएनटीपी इनकॉर्पोरेट करेगा डीएनए पॉलीमरेज, यहाँ से ये वाला एक अल्फ़ा फॉस्फेट तो लग जाएगा, जो पायरोफॉस्फेट अल्फ़ा और बीटा बाहर निकलेंगे ना, यही एनर्जी प्रोवाइड करते हैं हेलिकेज को कि वो अनवाइंडिंग कर सके। यानी कि एटीपी की हाइड्रोलिसिस किसके लिए ज़रूरी है, एक तो हेलिकेज की एक्टिविटी के लिए ज़रूरी है ना, और दूसरा फिर हमने कहाँ पढ़ा था कि ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स की जब ज्वाइनिंग होती है, एक हमने आपको बताया था कि जैसे ये रेप्लिकेशन फोक है तो एक तो आपका कौन सा लीडिंग स्ट्रैंड सिंथेसाइज हो रहा होता है, एक लैगिंग स्ट्रैंड होता है ना, जहाँ पे ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बनते हैं। अब ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बनने के लिए क्या चाहिए होता है, सबसे पहले तो यहाँ पे प्राइमर्स चाहिए होते हैं, है ना। तो छोटे छोटे प्राइमर्स पहले सिंथेसाइज होते हैं। अब क्योंकि वो आरएनए प्राइमर्स होते हैं और आरएनए डीएनए हाइब्रिड यहाँ पे बन सकता है, इसीलिए इनका रिमूवल ज़रूरी होता है ना, क्योंकि प्योरली डीएनए होना चाहिए। आरएनए क्यों, आरएनए प्राइमर्स में देखो ना, वहाँ पे थायमिडीन तो हो ही नहीं सकता ना, आरएनए तो यूरेसिल जो है वो इनकॉर्पोरेट करेगा। तो इस वजह से आरएनए प्राइमर्स को रिमूव कर दिया जाता है,
ठीक है। तो जैसे ही ये आरएनए प्राइमर्स यहाँ से रिमूव होते हैं, फिर उसके बाद डीएनए पोल 1 लाइगेज जो हैं वो आते हैं और इसको पूरे स्ट्रैंड को इस तरह से सिंथेसाइज करते हैं। अब जो लाइगेज आपका एंजाइम है ना, उसको ये जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाने के लिए है ना, ये बैकबोन को सील करने के लिए एटीपी के हाइड्रोलिसिस की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, वहाँ पे भी ये चीज़ डिस्कस की थी। यानी कि डी और बी जो ऑप्शंस हैं उन दोनों में एटीपी के हाइड्रोलिसिस की ज़रूरत पड़ रही है। तो इस अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अब देखो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन, यहाँ पे देखो इस फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जो बन रहा है ना, वो क्यों बन रहा है? क्योंकि डीएनटीपीज जो है वो इनकॉर्पोरेट हो रहे हैं, है ना। तो वहाँ पे एक्चुअली में डीएनटीपी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए एटीपी की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, क्योंकि उससे जो एनर्जी निकल रही है वो तो कोई और हेलिकेज जैसे एंजाइम्स यूज़ कर रहे हैं ना। ठीक है, तो यहाँ एटीपी जो है वो ज़रूर बेशक यहाँ पे जो पायरोफॉस्फेट है वो निकल रहा है, लेकिन एटीपी यूज़ नहीं हो रही है ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। ठीक है, तो इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं ये डायरेक्ट यूज़ जो है वो एटीपी का यहाँ पे नहीं हो रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। ठीक है, ध्यान से समझो कि फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन में एटीपी हाइड्रोलिसिस इंक्लूड क्यों नहीं हो रही। ठीक है, क्योंकि ये वाला जो प्रोसेस है वो तो सिर्फ ये जो आपके इनकॉर्पोरेट करने हैं ना इसको न्यूक्लियोटाइड्स, ये तो इसलिए हो रहा है, अब इसके साथ ट्राइफॉस्फेट एनर्जी ऑलरेडी लगी हुई है। अब जो ये इनकॉर्पोरेट हो रहे हैं तो ये एटीपी हाइड्रोलिसिस हो रही है, इसकी कोई भी एनर्जी यहाँ पे यूज़ नहीं हो रही। ठीक है, एनर्जी जो यहाँ पे निकल रही है ये वाली पायरोफॉस्फेट वाली, ये अदर एंजाइम जैसे कि हेलिकेज हो गया है ना, डीएनए लाइगेज हो गया, ये सारे यूज़ कर लेते हैं। अब डीएनए लाइगेज को एटीपी की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि उसको सील करना होता है वो बॉन्ड, है ना। तो ये दो जो प्रोसेसेस है यहाँ पे एनर्जी यूज़ हो रही है। जो डीएनटीपी से उनकी इनकॉर्पोरेशन में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड की फॉर्मेशन होना है ना, इसमें एटीपी की ज़रूरत जो है वो नहीं हो रही है, पड़ रही है। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर हेयर। चलो, तो जिन लोगों ने सही दिया है उनको पता है कि क्या करना है, +3 कर लेने हैं, और जिनका गलत हुआ है -1 कर लेना। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रखा है? बोले द फॉलोइंग स्टेटमेंट रेफर्स टू द इकोलाई रेप्लिकेटिव डीएनए पॉलीमरेज। तो कुछ आपके पास स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, वो किसके बारे में है? इकोलाई का जो डीएनए पॉलीमरेज है ना, जो रेप्लिकेशन करता है, उसके बारे में है। पहला आपके पास ऑप्शन दिया है डीएनए पोल 1 डिस्प्लेस वेरी लिमिटेड प्रोसेसिविटी एंड पोजेस 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी अलोइंग फिडेलिटी ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, बोल रहा है कि जो डीएनए पोल 1 है वो क्या करता है? डिस्प्ले करता है बहुत लिमिटेड प्रोसेसिविटी और पोजेस करता है कौन सी एक्टिविटी? 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। ठीक है, जो क्या करता है? अलो करता है इसको फिडेलिटी ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन को। ठीक है, फिडेलिटी का मतलब एक तरह से आप ये समझ लो कि एक्यूरेसी से किसी चीज़ को करना। ठीक है, उसके बाद आपके पास बी स्टेटमेंट दी है डीएनए पोल 3 इज सूटेबल फॉर लीडिंग स्ट्रैंड डीएनए सिंथेसिस ड्यू टू इट्स हाई प्रोसेसिविटी एंड 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी दैट रिमूव्स इनकरेक्ट न्यूक्लियोटाइड इनकॉर्पोरेटेड ड्यूरिंग डीएनए सिंथेसिस। तो डीएनए पोल 3 के बारे में बताया है कि ये लीडिंग स्ट्रैंड की जो सिंथेसिस है उसके लिए यूज़ होता है। क्यों ये उसके लिए सूटेबल है? क्योंकि इसके पास हाई प्रोसेसिविटी होती है ना, और 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है जो कि इनकरेक्ट न्यूक्लियोटाइड्स को जो इनकॉर्पोरेट हो गए होते हैं कई बार गलती से डीएनए सिंथेसिस के दौरान, तो उनको रिमूव करने में ये हेल्प करती है। उसके बाद तीसरी क्या बोल रखा है? बोले डीएनए पोल 1 पोजेस करता है 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी विच अलाउज रिमूवल ऑफ आरएनए प्राइमर while its 5' to 3' polymerase activity allows it to fill the gap created by the removal of the RNA primer। उसके बाद लास्ट स्टेटमेंट आपके पास दी है डीएनए पोल 3 suitable for lagging strand DNA synthesis due to its high processivity and 5' to 3' exonuclease activity। आपको कॉम्बिनेशन बताना है सारी की सारी राइट स्टेटमेंट्स का। ठीक है, 5 सेकेंड लो फटाफट से और अपना ऑप्शन चूज करो। ऑप्शंस मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं कि कौन कौन सा ऑप्शन आपको क्या कह रहा है।
ठीक है, आई होप आपने अपना ऑप्शन जो है वो चूज़ कर लिया होगा। क्या कह रहा है ये, पहले में देखो, पहले में ये बोल रहा है डीएनए पोल 1 जो है वो उसके पास लिमिटेड प्रोसेसिबिलिटी होती है, बिल्कुल सही बात है, और वो प्रोसेस करता है 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, ये भी सही बात है ना, जिससे क्या होता है वो अपनी मतलब फेडेलिटी जो है ना डीएनए रेप्लिकेशन की, तो उसकी फेडेलिटी जो है वो इंक्रीज करने के काम आती है, ये सही बात है ना, कहीं तक सही बात है। अब ऐसा हो सकता है कि डीएनए पोल 1 जो है वो मेन एंजाइम तो नहीं है डीएनए रेप्लिकेशन में, लेकिन कहीं हद तक जो है वो काम करता है, ठीक है। अब उसके बाद जो है बी ऑप्शन देखो, उसमें क्या बोल रहा है, डीएनए पोल 3 इज सूटेबल फॉर लीडिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस, है ना, ये तो सही बात है, क्यों, क्योंकि इसके पास हाई प्रोसेसिबिलिटी होती है, ये भी सही बात है। लेकिन यहाँ पे देखो ये बोल रहा है 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है, जिसकी वजह से ये इनकरेक्ट न्यूक्लियोटाइड्स को रिमूव कर लेता है, ठीक है। अब ये जो है ना, ये वाली स्टेटमेंट थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है ना। इसके पास अगर 5' to, देखो पोल 3 के पास तो आरएनए रिमूवल एक्टिविटी होती ही नहीं है, तो ये वाली स्टेटमेंट तो कतई गलत हो जाती है, ठीक है। अब यहीं पे अगर प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी का जिक्र किया होता तब जाकर के ये थोड़ा मतलब सही मायनों में समझा जा सकता था कि ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन इन्होंने आरएनए रिमूवल एक्टिविटी जो है उसका जिक्र यहाँ पे किया है। उसके बाद क्या बोल रहा है, डीएनए पोल 1 पोजेस 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, है ना, विच अलोज रिमूवल ऑफ आरएनए प्राइमर, तो ये सही बात है कि डीएनए पोल 1 के पास प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी भी होती है, आरएनए प्राइमर रिमूवल एक्टिविटी भी होती है, ठीक है। तो यानी कि ये 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी अगर करेगा तो आरएनए प्राइमर को रिमूव कर सकता है। बोल रहा है वाइल इट्स 5' to 3' पॉलीमरेज एक्टिविटी जो है वो इसको क्या अलाउ करती है, टू फिल द गैप, है ना, कि ये जो गैप्स होते हैं वहाँ पे उन गैप्स को सील कर सकता है, कैसे, प्राइमर को रिमूव करके, आरएनए प्राइमर को रिमूव करके। तो ये वाली स्टेटमेंट तो सही है ना, ए भी ऑलमोस्ट सही है, सी भी सही है। डी देखो, डी क्या बोल रहा है, बोल रहा है डीएनए पॉलीमरेज 3 सूटेबल फॉर लैगिंग स्ट्रैंड। अब डीएनए पोल 3 की प्रोसेसिविटी इतनी हाई है तो वो लैगिंग स्ट्रैंड के लिए सूटेबल कैसे हुआ, ठीक है। अब आगे बोला डीएनए सिंथेसिस ड्यू टू इट्स हाई प्रोसेसिविटी एंड 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, ठीक है, सेम वही चीज़ दोहराई जा रही है जो कि कैसी हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो भी गलत हो जाता है। बचा कौन सा, ए और सी, तो देख लो ए और सी किस में है, ऑप्शन नंबर डी में, ये आपका राइट आंसर होगा। तो जिनका सही हुआ है उनको +3, जिनका गलत हुआ है -1, ठीक है। देखो ये ज़रूर देख लेना कि आरएनए पॉलीमरेज 3 के साथ आरएनए रिमूवल एक्टिविटी का जिक्र किया है, प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी का जिक्र किया है, किसका किया है, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली पेयर्ड, ठीक है, गलत पेयर किसका बना हुआ है आपको उसके बारे में बताना है। ऑप्शन नंबर ए आपके पास है न्यूक्लिक एसिड हाइड्रोजन बॉन्ड, दूसरा है आपके पास पॉलीसेकेराइड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, तीसरा है आपके पास प्रोटीन्स पेप्टाइड बॉन्ड, और डी है आपके पास फॉस्फोलिपिड और फॉस्फेट लिंकेज। इजी क्वेश्चन है, 5 से 10 सेकेंड लो और अपना जो है वो ऑप्शन मार्क कर लो। ठीक है, आई होप आपने अपना जो ऑप्शन है वो चूज कर लिया होगा। देखो पॉलीसेकेराइड जो होते हैं बेसिकली शुगर्स, है ना, शुगर्स के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, ये बिल्कुल सही बात है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी तो सही है। तीसरा प्रोटीन्स, है ना, अब वहाँ पे देखो जो अमाइनो एसिड्स होते हैं, अमाइनो एसिड्स आपस में जुड़ते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड बनता है ना, प्रोटीन्स आपस में जुड़ते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, तो प्रोटीन्स में तो पेप्टाइड बॉन्ड होता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। उसके बाद डी देखो क्या बोल रहा है, फॉस्फोलिपिड्स। अब फॉस्फोलिपिड्स में वहाँ पे फॉस्फेट लिंकेज होती है, फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है ना, तो वहाँ पे फॉस्फेट लिंकेज होगी, ये भी बिल्कुल सही बात है। अब न्यूक्लिक एसिड्स में देखो, न्यूक्लिक एसिड में जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो आपस में फॉस्फोडेस्टर बॉन्ड से जुड़ते हैं, ना कि हाइड्रोजन बॉन्ड से, है ना, तो ये वाला ऑप्शन जो है वो गलत हो जाता है, ये वाला जो है वो बिल्कुल रॉन्गली पेयर्ड है, इसलिए हमारा राइट आंसर जो है वो कौन सा हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए, राइट। आई होप ये क्लियर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ो, क्या बोल रहा है वो समझो। बोल रहा है ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन द सिंथेसिस ऑफ लैगिंग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए रिजल्ट्स इन फ्रेगमेंट्स नोन एज। बोल रहा है जब डीएनए रेप्लिकेशन होती है तो सिंथेसिस होती है लैगिंग स्ट्रैंड की,
है ना। अब उन फ्रेगमेंट्स को, जो लैगिंग स्ट्रैंड के फ्रेगमेंट्स हैं, उनको क्या कहते हैं? बहुत इजी क्वेश्चन, आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, फटाफट से चूज कर लो। क्या उनको सैटेलाइट सेगमेंट्स कहते हैं, क्या उनको कोनबर्ग सेगमेंट्स कहते हैं, क्या उनको डबल हेलिक्स सेगमेंट्स कहते हैं, या फिर ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कहते हैं? तो राइट आंसर जो है वो इसका क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स उनको कहा जाता है। बहुत ही इजी सवाल, जिनका सही है +3 और जिनका गलत है -1। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है? बोल रहा है द मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ डीएनए इज हायर व्हेन द कंटेंट ऑफ। अच्छा, आपके पास देखो अलग अलग टाइप के या अलग अलग सेगमेंट्स आपके पास डीएनए के दिए हो सकते हैं। अब आपको मान लो बताना है कि कौन से वाले सेगमेंट का बॉइलिंग पॉइंट जो है ना, या मेल्टिंग टेम्परेचर जो है वो हाई होगा। ठीक है, तो कैसे पता चलता है ये? आपके पास ऑप्शंस दिए हैं, फटाफट से चूज कर लो। आपके पास ऑप्शंस दिए हैं AT बेस पेयर इज हायर, GC बेस पेयर इज हायर, या फिर GC बेस पेयर इज लोअर, और AT बेस पेयर इज सेम एज GC बेस पेयर। देखो इजी सवाल है, बहुत इजी सवाल है। क्या बोल रहा है? अगर कोई डीएनए है उसमें A और T है ना, इनकी बॉन्डिंग या इनकी प्रेजेंस जो है वो ज़्यादा है, तो क्या उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा? क्या उसका मेल्टिंग टेम्परेचर हाई होगा? तो नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें देखना होता है जब भी मेल्टिंग टेम्परेचर हाई की बात आ जाए ना डीएनए में, तो हमें देखना होता है कि उसका GC कंटेंट कितना है, G और C बॉन्ड्स कितने प्रेजेंट हैं, कितने जो नंबर में ये प्रेजेंट है। तो अगर GC बेस पेयरिंग हाई है तभी उसका मेल्टिंग टेम्परेचर उतना ही ज़्यादा हाई होगा, है ना। जिस वाले सेगमेंट ऑफ डीएनए में G और C की बेस पेयरिंग हायर होती है उसमें उतना ही ज़्यादा मेल्टिंग टेम्परेचर जो है वो उसका हो जाएगा, राइट। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। उसके बाद बोल रहा है GC बेस पेयरिंग इज़ लोअर। अगर GC बेस पेयरिंग बहुत ज़्यादा कम है यानी कि उसका मेल्टिंग टेम्परेचर उतना ही कम होगा, ठीक है। और बोल रहा है AT बेस पेयर इज सेम एज GC बेस पेयर। अगर A और T इनकी बेस पेयरिंग जो है वो GC बेस पेयरिंग के इक्वल है ना, कि जितने A और T के बेस पेयर्स बने हुए हैं उतने G और C के बने हुए हैं, तो उसका मेल्टिंग टेम्परेचर हायर कैसे हुआ? हायर तो उसका होगा ना कि GC बेस पेयरिंग ज़्यादा होनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू AT, उसी वाले DNA सेगमेंट का हायर मेल्टिंग टेम्परेचर होगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। जिन्होंने सही दिया है +3, जिनका गलत हुआ है -1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है? बोल रहा है इन द फिगर अबव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए बिगिनिंग फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन of the chromosome of a newly identified bacterium having a double stranded circular DNA genome is shown। तो आपके पास ये वाला डायग्राम दिया है, आपको बोला है कि इसमें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन दिखाई है आपको। ठीक है, ये देखो ध्यान से देखो, ये है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है, ये बोल रहा है कि ये है कोई मतलब न्यूली आइडेंटिफाइड कोई बैक्टीरियम है, उसके क्रोमोसोम पे यहाँ पे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन दिखाई दे रही है। ठीक है, और डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए जीनोम है। उसके बाद बोल रहा है कैरेक्टराइजेशन ऑफ डीएनए पॉलीमरेज रिस्पॉन्सिबल फॉर जीनोम रेप्लिकेशन शोड दैट डीएनए सिंथेसिस अकर्ड इन 5' to 3' डायरेक्शन। अब बोल रहा है कि ऐसा देखा गया कि जो डीएनए पॉलीमरेज है ना, इसका डीएनए पॉलीमरेज के पॉलीमराइजेशन की जो डायरेक्शन है वो 5' to 3' है। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द प्रेजेंस ऑफ प्राइमर। ठीक है, कि प्राइमर भी वहाँ पे जो है वो प्रेजेंट है ना, तो प्राइमर को यूज़ करके एक्चुअली में पता चला कि 3' to 5' जो है वो पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी जो है पॉलीमरेज की वो है। अब बोल रहा है पोलैरिटीज ऑफ डीएनए 5' और 3' एज शोन। रेप्लिकेशन बिगिंस एट अ पॉइंट मार्क्ड O on the left of the bubble and both the parent strands were replicated concurrently। बोल रहा है the longer arrow inside the bubble shows the leading strand whereas the shorter arrows marked as A, B, C shows Okazaki fragment। अब आपको देखो O के बारे में बताया है कि O जो यहाँ पे डायग्राम में दिया है that is origin of replication bubble। उसके बाद यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, ठीक है, ये आपको क्या बता रहे हैं कि ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स हैं ये। ठीक है, अब ये बोल रहे द मॉडल डिपिक्ट्स, आपको नीचे स्टेटमेंट्स दी हैं
उनमें से आपको जो है वो बताना है कि मॉडल आपको किस चीज़ के बारे में बता रहा है। क्या मॉडल बाई डायरेक्शनल मोड ऑफ रेप्लिकेशन के बारे में बता रहा है, वेयर इन सिंथेसिस ऑफ द ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स मार्क्ड सी, ये बोल रहा है कि जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट सी मार्क किया हुआ है अकर्स प्रायर टू दोज मार्क्ड ए एंड बी, कि सी की सिंथेसिस जो है वो ए और बी से पहले हो गई होगी। ठीक है, उसके बाद बी ऑप्शन में बोला है बाई डायरेक्शनल मोड ऑफ रेप्लिकेशन बता रहा है ये, वेयर इन सिंथेसिस ऑफ ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स ए, है ना, कि जो ए की सिंथेसिस है ओकाजाकी फ्रेगमेंट ए की वो पहले हो गई होगी बी और सी से। तीसरे ऑप्शन में ये बोल रहा है यूनिडायरेक्शनल मोड ऑफ रेप्लिकेशन है, वेयर इन सिंथेसिस ऑफ ओकाजाकी फ्रेगमेंट मार्क्ड सी अकर्स प्रायर टू दोज मार्क्ड ए एंड बी, कि ये बोल रहा है कि क्या जो मोड ऑफ रेप्लिकेशन है वो यूनिडायरेक्शनल है, जहाँ पे जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स है ना उसमें सी वाला जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट है वो उसकी जो सिंथेसिस है वो सबसे पहले हुई और उसके बाद जो है वो किसकी हुई, ए की हुई और फिर बी की हुई। ठीक है, उसके बाद लास्ट जो ऑप्शन है वो ये बोल रहा है कि यूनिडायरेक्शनल मोड ऑफ रेप्लिकेशन होगा, जहाँ पे सिंथेसिस जो है ओकाजाकी फ्रेगमेंट ए की, ठीक है, जो आपके पास ओकाजाकी फ्रेगमेंट ए दिया हुआ है उसकी सिंथेसिस पहले हुई, फिर उसके बाद जो है बी की हुई और फिर उसके बाद सी की हुई। तो आपके पास 5 से 10 सेकंड है, फटाफट से अपना ऑप्शन चूज़ कर लीजिए। मैंने आपको क्वेश्चन के साथ साथ आपके जो ऑप्शंस हैं वो भी एक्सप्लेन कर दिए हैं, राइट। तो फटाफट से अपना ऑप्शन चूज़ कर लो, उसके बाद डिस्कस करते हैं कि क्या आंसर होना चाहिए। चलिए, आई होप आपने अपना आंसर जो है वो चूज़ कर लिया होगा। ठीक है, अब देखो, समझो, ध्यान से समझना। हमने जितने भी जो भी हमने डायग्राम्स देखी थी, है ना, या हमने रेप्लिकेशन वाली वीडियो में पढ़ा था, वहाँ पे देखो रेप्लिकेशन बबल में ना हमेशा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहाँ, यहाँ बीच में होता था। अगर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन यहाँ बीच में दिखाया गया है, अब देखो सिंथेसिस यहाँ भी चलेगी और यहाँ भी चलेगी, वैसे ही ऊपर वाले स्टैंड में भी सिंथेसिस इस साइड को भी चलेगी और इस साइड को भी चलेगी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, अगर ऐसी सिचुएशन दी हो उस केस में तो आपकी जो रेप्लिकेशन है वो हो जाती है कैसी, बाई डायरेक्शनल। बाई डायरेक्शनल, क्लियर है इतनी बात। लेकिन अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन तो देखो यहाँ है ना, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन यहाँ है, यानी कि इस स्ट्रैंड पे सिंथेसिस सिर्फ इसी साइड को चल रही है और इस वाले नीचे वाले स्ट्रैंड में सिंथेसिस देखो इसी साइड को चल रही है ना, जो आपके ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स है वो एक इसी साइड पे बन रहे हैं। ठीक है, अब मैंने आपको वहाँ पे ये भी बताया था कि जो लीडिंग स्ट्रैंड की सिंथेसिस होती है ना वो देखो इस साइड को होती है ना, जैसे इस साइड को हो रही है। अब इनकी भी सिंथेसिस देखो, जो आपके ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स है ना इनकी भी सिंथेसिस यहीं पे होती है, यानी कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के पास में जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट सबसे पहला है ना वो सबसे पहले फॉर्म हुआ होगा। ठीक है, उसके बाद जो है फिर वो नेक्स्ट जो है वो मैंने आपको बताया था कि पॉलीमरेज जो है वो डिसोसिएट होकर के दोबारा लगता है, फिर उसके बाद सिंथेसिस होती है ना, यहाँ से सिंथेसिस यहाँ को हो रही होगी, तो उसके बाद बी बना होगा, फिर उसके बाद ये छूटा होगा, यहाँ लगा होगा और फिर 5' to 3' एंड की तरफ को सिंथेसिस हो रही है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि इसकी सिंथेसिस की डायरेक्शन यहाँ को है, पॉलीमरेज यहाँ से 5' to 3' पॉलीमराइज करेगा, इसकी सिंथेसिस की डायरेक्शन यहाँ को है, 5' to 3' चलेगा, लेकिन सबसे पहले फ्रेगमेंट यही वाला बनेगा, सी वाला, उसके बाद बी वाला बनेगा, फिर उसके बाद ए वाला बनेगा। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस जो आपकी रेप्लिकेशन है वो तो देखो यूनिडायरेक्शनल है, एक ही साइड को चल रही है, इसी साइड को हो रही है, क्योंकि इस साइड पे अनवाइंडिंग हो ही नहीं रही, इस साइड को अनवाइंडिंग नहीं हो रही, यानी कि यहाँ को डीएनए रेप्लिकेशन नहीं हो रही होगी। तो इस केस में जो आपकी मोड ऑफ रेप्लिकेशन है वो कैसा हो जाता है, यूनिडायरेक्शनल। ठीक है, एक ही साइड पे हो रही है। और ऑप्शन नंबर सी देखो, इसमें क्या बोला है, यूनिडायरेक्शनल मोड ऑफ रेप्लिकेशन होगी, वेयर एज सिंथेसिस ओकाजाकी फ्रेगमेंट की सबसे पहले किसकी होगी, सी वाले की होगी। ठीक है, और उसके बाद जो है वो ए और बी की जो है वो सिंथेसिस जो है वो हुई होगी। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, नीचे वाले में भी यूनिडायरेक्शनल बोला, लेकिन वहाँ पे देखो ओकाजाकी फ्रेगमेंट ए बता दिया है पहले कि ए जो है वो पहले बनेगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता, हमेशा जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के सबसे पास वाला ओकाजाकी फ्रेगमेंट होगा वो सबसे पहले सिंथेसाइज होगा। ठीक है, उसके बाद जो है वो बाकी होंगे। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। जिन्होंने सही दिया है +3, जिन्होंने गलत दिया है -1। चलो
अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अरेंज द डीएनए फ्रेगमेंट्स ए टू डी इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग मेल्टिंग टेम्परेचर, है ना, यानी कि जिसका सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट है वो सबसे पहले रखना है और जिसका सबसे कम उसको सबसे बाद में रखो। ठीक है, आपके पास ये फ्रेगमेंट्स दिए हुए हैं ए, बी, सी और डी। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि किसी भी चीज़ का मेल्टिंग टेम्परेचर अगर आपको देखना है तो क्या चीज़ जो है वो आपको देखनी है। फटाफट से अपने 5 से 10 सेकंड लो और इसको सॉल्व करो, ऑप्शन मार्क करो। ठीक है, आई होप आप लोगों ने अपना जो है ऑप्शन मार्क कर लिया होगा। ठीक है, अगर नहीं भी किया है तो कोई बात नहीं, एनालिसिस साथ साथ कर लेते हैं। क्या दिया है, पहला फ्रेगमेंट देखो 5' to 3' डायरेक्शन में, है ना। तो हमने क्या बोला, अगर किसी भी चीज़ का मेल्टिंग टेम्परेचर, किसी भी फ्रेगमेंट का मेल्टिंग टेम्परेचर आपको देखना है कि किसका ज़्यादा है किसका कम, तो क्या देखो उसमें देखो कि जीसी कंटेंट कितना है, जीसी कंटेंट, यानी कि इन फ्रेगमेंट्स में जिस भी फ्रेगमेंट में जीसी कंटेंट सबसे ज़्यादा होगा उसका मेल्टिंग टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होगा। यही चीज़ कही हमने। तो देखो यहाँ पे देखो, एक तो ये है ना जीसी, उसके बाद यहाँ पे जीसी, उसके बाद यहाँ पे भी जीसी, उसके बाद यहाँ पे जीसी, है ना, उसके बाद यहाँ पे जीसी और यहाँ पे जीसी। ठीक है, वैसे ही बी में भी देख लेंगे, एक तो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे 2 इकट्ठे आ गए, यहाँ पे देखो 3 इकट्ठे आ रहे हैं, यहाँ पे 2 इकट्ठे, यहाँ पे फिर उसके बाद 3 इकट्ठे आ गए, उसके बाद 2 इकट्ठे आ गए और लास्ट में भी, है ना। तो मुझे तो लग रहा है कि बी में ही सबसे ज़्यादा है। उसके बाद सी जो है उसमें देखो, एक तो ये आ गया, 2 इकट्ठे आ गए, उसके बाद ये भी आ गया, एक ये आ गया। ठीक है, इस तरह से देखो जीसी कंटेंट का एनालिसिस करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक ये आ गया, एक ये आ गया। ठीक है, तो बी में देखो, बी में अब तक सबसे ज़्यादा जीसी कंटेंट देखने को मिला है। उसके बाद डी में देख लो, डी में एक ये आ गया। ठीक है, एक ये 2-3 इकट्ठे आ गए, उसके बाद ये है जीसी कंटेंट और ये है। ठीक है, और उसके बाद ये लास्ट में। ठीक है, तो यानी कि कहने का मतलब क्या है, देखो बी में तो सबसे ज़्यादा है, तो बी वाला ऑप्शन देख लो, बी में सबसे ज़्यादा यही वाला ऑप्शन है, ऑप्शन ए। ठीक है, इस तरह से एनालिसिस जो है वो फटाक से कर सकते हो। ऑप्शन ए ही सही आंसर होगा, देखना बी में सबसे ज़्यादा है। उसके बाद देख लो किस में सबसे ज़्यादा है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 है ना, इसमें ऑलमोस्ट 10 के करीब आ रहा है। इसमें देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो इसमें 12 के करीब आ रहा है, यानी कि सी से ज़्यादा जीसी कंटेंट किस में है, डी में। तो ये देखो डी। ठीक है, उसके बाद किस में है, सी में, और सबसे कम जो है वो किस में है, ए में। यानी कि राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जिन्होंने सही दिया उनको +3, जिनका गलत हुआ है -1। ठीक है, ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता कि ये किसी का गलत हुआ होगा। चलो, उसके बाद बहुत ईजी क्वेश्चन, व्हाट इज सेंट्रल डोगमा पूछा है। सेंट्रल डोगमा क्या है। ठीक है, आपके पास ऑप्शन दिया है ए, बी, सी, डी। ऑप्शन पढ़िए और फटाक से आंसर लगाइए, 5 से 10 सेकंड आपके पास हैं। ठीक है, पहले ऑप्शन में आपको बोला है फ्लो ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू प्रोटीन टू आरएनए। बी में बोला है फ्लो ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू आरएनए टू प्रोटीन। उसके बाद सी में बोला है फ्लो ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम आरएनए टू डीएनए टू प्रोटीन। उसके बाद डी में आपके पास बोल रखा है फ्लो ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम आरएनए टू प्रोटीन टू डीएनए। ठीक है, बताओ क्या आंसर होना चाहिए। सेंट्रल डोगमा क्या बोलता है, डीएनए से आरएनए बनता है ना, और आरएनए से फिर क्या बनते हैं, प्रोटीन्स बनते हैं, और यही आरएनए से जब दोबारा डीएनए बनता है क्या बोलते हैं इसको, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, है ना। तो यहाँ पे सेंट्रल डोगमा क्या हो जाएगा, फ्लो ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए, डीएनए से फिर आरएनए, है ना, मैसेंजर आरएनए, फिर उस मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनती है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राइट, जिन्होंने सही दिया है +3, जिनका गलत हुआ है -1। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इजी क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स आर फाउंड ऑन, बताना है कि ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कहाँ मिलते हैं। ऑप्शन ए आपको बोल रहा है लीडिंग स्ट्रैंड, ऑप्शन बी बोल रहा है लेगिंग स्ट्रैंड, सी बोल रहा है पेरेंटल स्ट्रैंड, और डी बोल रहा है नॉट फाउंड ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन, कि मिलते ही नहीं है ड्यूरिंग रेप्लिकेशन। बहुत ही बेसिक सवाल है ना,
मुझे लगता है आप लोगों ने अपना आंसर चूज़ कर लिया होगा। तो इसका आंसर जो है राइट, दैट इज़ लेगिंग स्ट्रैंड, कि लेगिंग स्ट्रैंड में हमेशा ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बनते हैं। फिर उसके बाद जो है वो आरएनए प्राइमर रिमूव करते हैं, उसके बाद डीएनए पोल, कौन सा, डीएनए पोल 1 और लाइगेज, है ना, जो गैप बनता है उसमें डीएनए पोल 1 जो है वो डीएनटीपीज को इनकॉर्पोरेट कर देता है। फिर जो छोटा सा निक रह जाता है, जो फॉस्फेट बैकबोन वहाँ पे नहीं बनी होती, उसको जो है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना करके लाइगेज सील कर देता है। राइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा है, क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ बैक्टीरियल डीएनए रेप्लिकेशन, कि बैक्टीरियल डीएनए रेप्लिकेशन का इनमें से कौन सा फीचर नहीं है। ठीक है, पहला आपको दिया है सेमी कंजर्वेटिव नेचर, दूसरा आपको दिया है सेमी डिसकंटिन्यूअस नेचर, उसके बाद जो है सी दिया है चेन ग्रोथ इन द डायरेक्शन ऑफ 5' to 3' डायरेक्शन, और डी जो है दैट इज यूनिडायरेक्शनल। ठीक है, फटाफट से अपना आंसर जो है वो मार्क कर लो, उसके बाद डिस्कस करते हैं। ठीक है, इजी क्वेश्चन है ये भी, है ना, आसान सा आंसर इसके पास जो है इसका जो है वो दिया जाएगा आपको। अब देखो, जब हमने वहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ी थी, ऑलमोस्ट सारी की सारी चीज़ें जो है ना वो इक्वल है, बैक्टीरियल डीएनए के बारे में पढ़ी थी। वहाँ पे एक चीज़ लिखी थी कि बैक्टीरियल डीएनए जो होता है ना वो ऑलमोस्ट कैसा सर्कुलर फॉर्म में होता है। अब सर्कुलर फॉर्म में मान लो यहाँ पे कोई रीजन ऑफ रेप्लिकेशन बनी, है ना, और ऐसी बनी, अब यहाँ से भी डीएनए सिंथेसिस होगी और यहाँ से भी होगी। तो कहने का मतलब ये है, ये तो क्लियर है ना कि बाई डायरेक्शनल हो रही है, क्योंकि दोनों डायरेक्शन में डीएनए सिंथेसिस, डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो हो रही है। यानी कि कौन सी चीज़ जो है वो यहाँ पे नहीं होती है, दैट इज नॉट, पूछा है ना, नॉट इज अ फीचर, तो यूनिडायरेक्शनल, है ना। राइट आंसर ये हो जाएगा कि यूनिडायरेक्शनल नेचर जो है वो नहीं होता है डीएनए रेप्लिकेशन का इन बैक्टीरियल जीनोम। राइट, सेमी कंजर्वेटिव नेचर होता है, डिसकंटिन्यूअस भी होता है ना, लैगिंग स्ट्रैंड जो है वो डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस करता है, और चेन ग्रोथ की हमेशा 5' to 3' डायरेक्शन होती है। ये तीनों चीज़ें सही है। तो जिनका ये गलत है उनको -1, जिनका सही है +3। ठीक है चलो, अच्छा, ये जितने भी क्वेश्चन है ना ये सारे PYQs हैं, और है ना लगभग 2020 से उठाए हैं मैंने, है ना, 2024 तक जितने भी अभी तक पेपर आया है उनमें से कहीं कहीं से ढूंढ के मैंने ये क्वेश्चंस उठाए हैं। ये ICMR में आ चुके हैं, DBT में आ चुके हैं, गेट में आ चुके हैं, CSIR में आ चुके हैं, है ना। तो ये मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं सारे, सभी एग्जाम्स के। चलो, उसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्या क्वेश्चन पूछा है, बोल रहे following statements, the following statements refer to the factors regulating the fidelity of DNA replication, कि कुछ ऐसे फैक्टर्स दिए हुए हैं जो DNA रेप्लिकेशन की फिडेलिटी को रेगुलेट करते हैं। ठीक है, क्या क्या दिया है, पहली स्टेटमेंट आपको दिया है द 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी ऑफ रेप्लिकेटिव DNA पॉलीमरेजेस। ठीक है, पॉलीमरेज बोल रहा है कि 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी के बारे में बोल रहा है कि रेप्लिकेटिव डीएनए पॉलीमरेज की ये वाली एक्टिविटी। उसके बाद बोल रहा है इम्बैलेंस्ड इन इंट्रासेलुलर कंसंट्रेशन ऑफ 4 DNTPs, कि जो 4 DNTPs होते हैं जिसको पॉलीमरेज इनकॉर्पोरेट करता है उनकी इम्बैलेंस हो गई है कंसंट्रेशन में। तीसरा बोल रहा है इंक्रीज्ड इंट्रासेलुलर कंसंट्रेशन ऑफ RNTPs। ठीक है, रिजल्टिंग इन इंक्रीज्ड इनकॉर्पोरेशन ऑफ RNTPs ड्यूरिंग DNA सिंथेसिस विच आर नॉट इजिली रिमूव्ड बाय पॉलीमरेज प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी। उसके बाद डी में क्या बोल रहा है, रिमूवल ऑफ इनकरेक्टली इनकॉर्पोरेटेड न्यूक्लियोटाइड बाय द मिसमैच रिपेयर सिस्टम, है ना। आपको जो है वो करेक्ट कॉम्बिनेशन बताना है सभी स्टेटमेंट्स का। आराम से 5 से 10 सेकेंड लो, सोचो और फिर बनाओ आंसर। ठीक है, कि क्या क्या बन सकता है। ठीक है, आई होप आप लोगों ने अपना ऑप्शन जो है वो चूज़ कर लिया होगा। एक एक करके समझते हैं। देखो, पहली चीज़ तो इन्होंने यही चीज़ बोली है कि 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी ऑफ रेप्लिकेटिव डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आरएनए रिमूवल की एक्टिविटी तो वैसे ही उसमें नहीं होती ना, तो उसका इतना फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब देखो दूसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है, इम्बैलेंस्ड इंट्रासेलुलर कंसंट्रेशन ऑफ DNTPs। तो बिल्कुल अगर वहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन है DNTPs की वही इनकॉर्पोरेट करने को नहीं मिलेगी डीएनए पॉलीमरेज को, तो वो पॉलीमराइजेशन कैसे करेगा, है ना। तो यानी कि ये तो फिडेलिटी को क्या कर सकती है,
रेगुलेट कर सकती है ना, अफेक्ट कर सकती है। उसके बाद क्या बोल रहा है, इंक्रीज इंट्रासेलुलर कंसंट्रेशन ऑफ RNTPs रिजल्टिंग इन इंक्रीज इनकॉर्पोरेशन ऑफ RNTPs ड्यूरिंग DNA सिंथेसिस। कि अगर वहाँ पे मान लो DNTPs नहीं है और कौन है, RNTPs हैं, है ना। RNTPs जो एक्चुअली में RNA पोल होता है ना, उसकी सबस्ट्रेट होता है ये, ठीक है। तो अगर DNA पॉलीमरेज को RNTPs मिलेंगे ना ज़्यादा मात्रा में, DNTPs नहीं मिल रहे, तो ये कई बार RNTPs को ही इनकॉर्पोरेट कर देता है। और अब पॉलीमरेज की जो प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी होती है ना, उससे हम इनको रिमूव नहीं कर सकते, RNTPs को रिमूव नहीं किया जा सकता अगर गलती से एक बार ये इनकॉर्पोरेट हो गए तो, ठीक है। तो यानी कि ये जो है ये भी उसकी फिडेलिटी को जो है वो रेगुलेट कर सकती है, अफेक्ट कर सकती है। उसके बाद नेक्स्ट क्या बोल रहा है, रिमूवल ऑफ इनकरेक्टली इनकॉर्पोरेटेड न्यूक्लियोटाइड बाय मिसमैच रिपेयर सिस्टम, ठीक है। कि अगर इनकरेक्टली इनकॉर्पोरेटेड जो न्यूक्लियोटाइड है ना, वो मिसमैच रिपेयर सिस्टम से अगर हम रिमूव कर दें तो ये तो उसकी फिडेलिटी को बढ़ाएगा ना, कि अच्छे से उसको पता चल जाएगा कि यही वाला जो है वो गलत है और यही वाले को रिमूव करना और इसकी जगह पे सही इनकॉर्पोरेट करना है। तो ये भी रेगुलेट कर सकता है। यानी कि बी ऑप्शन सही है, सी सही है, डी सही है, ए गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा कि ये तीनों की तीनों स्टेटमेंट जो है वो हमें सही चीज़ के बारे में बता रही हैं। राइट, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। जिन्होंने सही आंसर दिया है +3, जिनका गलत हुआ है -1। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। क्या बोल रहा है, द फिगर बिलो शोज द स्ट्रक्चर ऑफ रेप्लिकेशन फोक। तो आपको रेप्लिकेशन फोक दिया हुआ है, एक आपको क्या दिखाया है यहाँ पे, एक तो आपको लीडिंग स्ट्रैंड दिखाया है एक साइड पे, है ना, और एक साइड पे आपको क्या दिखाया है, लैगिंग स्ट्रैंड। बोल रहा है बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट्स आर मेड। तो स्टेटमेंट्स आपको दिए हैं। पहली स्टेटमेंट क्या बता रही है, रिप्रेजेंट द, अच्छा ये नंबर 1 जो आपको दिया है ना रोमन वर्ड्स में, ये बोल रहा है रिप्रेजेंट द लीडिंग स्ट्रैंड, है ना, वाइल 2, 3 और 4, ये आपका नंबर 1 है। ये बोल रहा है 2, 3 और 4 रिप्रेजेंट द ओकाजाकी फ्रेगमेंट। उसके बाद बोल रहा है अमंग द ओकाजाकी फ्रेगमेंट सिंथेसिस ऑफ 4, है ना, नंबर 4 ये वाला कॉज अकर प्रायर टू दी सिंथेसिस ऑफ 3 and 2। बोल रहा है कि ये जो 4 वाला है, 4th वाला ओकाजाकी फ्रेगमेंट, ये 3 और 2 से पहले बन गया होगा। उसके बाद ये बोल रहा है अमंग द ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स सिंथेसिस ऑफ 2, है ना, ये वाली 2 अकर्स प्रायर टू द सिंथेसिस ऑफ 3 और 4। ये बोल रहा है थर्ड स्टेटमेंट में कि ये जो 2 वाला फ्रेगमेंट है ये पहले बन गया होगा 3 और 4 से। उसके बाद बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस रिप्रेजेंट द करेक्ट स्टेटमेंट। आपको करेक्ट स्टेटमेंट का कॉम्बिनेशन बताना है कि क्या है ना। चलो 5 सेकेंड्स ले लो, फटाफट से इसको चूज कर लो, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, आई होप आप लोगों ने अपना ऑप्शन जो है वो चूज कर लिया होगा। पहले में देखो क्या बोल रहा है कि नंबर 1 वाला, ये वाला नंबर 1 ये लीडिंग स्ट्रैंड को दर्शाता है, तो बिल्कुल सही बात है, ये लीडिंग स्ट्रैंड है ना। और 2, 3 और 4 ये आपके क्या है, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स है, यानी कि ये भी सही बात है। यानी कि जो ऑप्शन नंबर ए है ना, यानी कि स्टेटमेंट नंबर ए है वो तो बिल्कुल सही है। उसके बाद दूसरी क्या बोल रहा है, अमंग द ओकाजाकी फ्रेगमेंट सिंथेसिस ऑफ 4, है ना, कि ये जो 4th वाला है, ये वाला 4th, ये पहले सिंथेसाइज हुआ होगा एज कंपेयर टू 2, है ना। तो ये बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। क्यों, क्योंकि देखो ना अब यहाँ पे 5' to 3' है ना, 5' to 3', यानी कि यहाँ से सिंथेसिस हो रही है। कहने का मतलब ये है कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहाँ होगा, यहाँ होगा, और IC कहाँ होगा, यहाँ होगा। और ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के बिल्कुल पास वाला जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट होता है वो सबसे पहले सिंथेसाइज होता है ना, जो दूर वाले होते हैं वो बाद में होते हैं। तो बिल्कुल सही बात कही है, यानी कि स्टेटमेंट नंबर बी जो है वो भी सही हो जाती है। अब अगर स्टेटमेंट बी सही हो गई है तो सी में क्या बोल रहा है, अमंग द ओकाजाकी फ्रेगमेंट सिंथेसिस ऑफ 2 जो है वो पहले हुई 4 और 3 से, तो ये तो गलत हो जाता है, यानी कि थर्ड स्टेटमेंट गलत है ना। तो ए और बी जो है वो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, और इसीलिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। तो जिन लोगों ने सही दिया है उनको मिल जाता है +3, जिन्होंने गलत दिया है -1। राइट, सो आज के लिए देखो इतना ही। बहुत अच्छे से PYQs हमने अटेम्प्ट किए, ठीक है। क्या स्कोर आपका आ रहा है, क्या स्कोर आपका बन रहा है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और इसी तरह से हमारे साथ प्रैक्टिस जो है वो करते रहो,
ठीक है, क्योंकि देखो अभी जैसी सिचुएशन इंडिया में चल रही है, आई एम श्योर बहुत अच्छी तो नहीं है ना, और जो संभावना है ऑफलाइन बैच की वो भी थोड़ी सी कम हो जाती है। तो अगर ऑफलाइन बैच जो है वो 15 से अगर हम नहीं कर पाते हैं तो हम यहाँ पे ऑनलाइन ही यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो लाइव सेशंस कंडक्ट करने वाले हैं। अगर वो लाइव सेशन नहीं होंगे तो वीडियो रिकॉर्डिंग जैसे आपको यहाँ पे मिलती है वैसे तो आपको मिल ही जाएगी, ठीक है। तो ये आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। देखो देश को सपोर्ट तो हमें करना ही है, साथ साथ में हमें अपनी पढ़ाई भी करनी है, क्योंकि पढ़ लिख कर भी हम अपने देश को सपोर्ट करते हैं, है ना। एक अच्छा नागरिक बन के भी हम देश को सपोर्ट करते हैं। तो इस चीज़ के लिए भी आप अपने आप को तैयार रखें और अपनी फैमिली का ख्याल रखें, उनके साथ रहें, अननेसेसरी बाहर ना निकलें, है ना। और जो भी गवर्नमेंट की तरफ से प्रोटोकॉल्स हैं उनको ज़रूर फॉलो करें, और जो भी मॉक ड्रिल्स जिस तरह से सिखाया गया है उस चीज़ को जो है वो मतलब अपने ध्यान में ज़रूर रखें, क्योंकि कई बार क्या होता है हमें सिचुएशन का अंदाज़ा नहीं होता है ना। और कुछ अगर ऐसा होता है तो आई होप कि सब जो है वो सेफ़ रहेंगे और अपना काम जो है वो अच्छे से लगन से अपनी मेहनत से करते रहेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।